Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on NCERT class 11 summary for the book Political Theory, chapter 3rd, Equality. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC, CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease, for class notes, PDFs and other notifications. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the topic for today, which is equality. Equality is an important moral and political ideal which has guided our society for many centuries. इक्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसने हमारी सोसाइटी को बहुत सेंचुरीज से गाइड किया है। जो इक्वालिटी या समानता की बात है वो हर फेथ में, हर रिलीजन में की जाती है। हर रिलीजन ये प्रोक्लेम करता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक बराबर हैं एक दूसरे के, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, वैसे ही एक पॉलिटिकल आइडियल की फॉर्म में ये क्या करता है? इट इन्वोक्स एन आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस एंड नेशनैलिटी। तो क्या है, पॉलिटिकल आइडियल के रूप में भी ये इस चीज को सामने लाता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक, सबका बराबर हक है एक कंट्री में, चाहे उनका कोई कलर, कास्ट, रेस या नेशनैलिटी हो, अगर हम इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। It was also used as rallying slogan in struggles against the states. Students, जब हमारी जैसे इंडिया की अगर हम करें, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें या बाकी एशिया में और बाकी जगह पे जो ये स्ट्रगल्स हुई हैं स्टेट्स में, या साउथ अफ्रीका की बात करें अगेंस्ट द अपार्थाइड स्टेट, तो उसमें भी इक्वालिटी या सभी लोगों की समानता को एक रैलिंग पॉइंट माना जाता है। आज भी अगर हम बात करें तो जो थोड़े डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो किसी न किसी बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी इक्वालिटी को अपना रैलिंग पॉइंट मानते हैं। मतलब जैसे अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट स्ट्रगल की या विमेन स्ट्रगल की बात करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कि रिलीजन्स में भी इक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है और पॉलिटिकल एरिया में भी इक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सब होते हुए भी हमें ज्यादा हर तरफ इनइक्वालिटीज ही दिखती हैं। अनइक्वल वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, वर्क सिचुएशन एंड पावर। हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसा पता चलेगा कि वेल्थ की इनइक्वालिटीज बहुत हैं। कुछ बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ मनी है, और जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, तो वो बहुत कम पैसों पे जी रही है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो, या आप किसी मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती आगे बढ़ने की। फिर क्या है, कई बार क्या होता है कि लोगों को इक्वल वर्क पे इक्वल पे नहीं मिलती, या पावर की इनइक्वालिटीज की वजह से भी बहुत लोगों के साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005। तो इसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है, इनइक्वालिटीज के बारे में बताया है कि जो वर्ल्ड के रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ पोरेस्ट 40 करोड़ पीपल। देखिए, एक साइड है 40 करोड़ लोग और दूसरी साइड है सिर्फ 50 लोग। जो 50 लोग हैं सिर्फ, उनके पास जो पोरेस्ट 40 करोड़ है उनसे ज्यादा इनकम है। अब बाकी भी ये सब बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज मेंशन की गई हैं। जैसे अब हम ये कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटी की बात करें तो जो एडवांस्ड कंट्रीज है जैसे यूएस, कनाडा, उनका जो एक एवरेज सिटीजन है वो इंडिया या चाइना के किसी सिटीजन से एटलीस्ट 3 टाइम्स एज मच वाटर कंज्यूम करता है, 10 टाइम्स एज मच एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 13 टाइम्स आयरन एंड स्टील कंज्यूम कर रहा है। मतलब इतनी हमारे इनइक्वालिटीज है, इतना डिफरेंस है। और अगर हम प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स की भी बात करें तो नाइजीरिया में 18 प्रेगनेंसी के केस होंगे तो उनमें से एक प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ हो जाती है, पर कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री में 8700 केसेस में एक डेथ रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है इक्वालिटी क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो क्या हर सोसाइटी अपने हर मेंबर को इक्वल तरीके से ट्रीट करती है?
डज एनी सोसाइटी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर्स इन आइडेंटिकल वेज एवरी टाइम? क्या ऐसा होता है कि हर टाइम के हर मेंबर को इक्वली ट्रीट किया जाए? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए हमें क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि जितना भी अगर सोसाइटी को स्मूथ तरीके से चलाना है तो जितना भी काम है टोटल उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिवाइड किया जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कोई फार्मर होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई डॉक्टर होगा, ठीक है, या ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर हम हर पर्सन को सोसाइटी में एक तरीके का ही काम दे दें तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, डिफरेंशिएटेड सोसाइटी है, वो चल नहीं सकती। ठीक है, बहुत एशियन ज़माने की जो ये एशियन कम्युनिज्म बेस्ड सोसाइटीज थी वो तो चाहे चल जाती, क्योंकि उनके नीड्स बहुत सिंपल थे। मतलब वो लोग जैसे सभी लोग क्या करते थे, जंगल से खाना लेकर आते थे, तो उनके पास एक जैसा काम था, वो सारे एक काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारा क्या है, सोसाइटीज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हर बंदा, फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से लोगों का क्या होता है, स्टेटस और रिवॉर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, पीपल एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड ड्यू टू इट। तो लेकिन ये जो डिवीजन ऑफ वर्क के कारण जो इनइक्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आज फिर क्या है, ये सोसाइटी को चलाने के लिए ऐसी इनइक्वालिटी नेसेसरी भी है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो स्पेशल स्टेटस एंड रिवॉर्ड टू प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी जनरल्स एक्सेट्रा। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या आर्मी पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो जनरल्स होते हैं, तो क्या उनको एक स्पेशल स्टेटस या स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है जो बाकी लोगों को नहीं मिलता। लेकिन क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, वो उनकी पोजीशन की वजह से उनको बहुत अच्छा काम मिला हुआ है, तो उनकी वजह से इतना तो जो डिफरेंस ऑफ स्टेटस एंड रिवॉर्ड है वो नेसेसरी है। लेकिन क्या है कि if people are treated differently just because they are born in a particular religion, race, caste or gender, then this form of inequality is unacceptable। ठीक है, वो तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, उनके काम की वजह से उनको वो स्पेशल स्टेटस रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हम किसी पर्सन को सिर्फ इस कारण डिफरेंटली ट्रीट करें कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करता है, रिलीजन या जेंडर को बिलोंग करता है, तो अगर हम उसकी बर्थ की वजह से उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, ये फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी में क्या होता है कि उन पर्सन्स को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती। ठीक है, जो भी किसी पर्सन को ट्रीटमेंट या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लाइफ में, वो उसके बर्थ या सोशल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, चाहे किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर को बिलोंग करें, उनको बेसिक अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की मिलनी ही चाहिए। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट जैसे करियर्स को अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट हमारी लाइफ पाथ्स होते हैं। कोई पर्सन बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, कोई पर्सन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या किसी के पास बहुत पैसे आ जाते हैं, या कोई और तरीके से सक्सेसफुल होता है। तो वो क्या है कि वो तो अलग बात है। ठीक है, हम हर पर्सन के इक्वल स्टेटस नहीं रख सकते, लेकिन क्या है कि बेसिक अपॉर्चुनिटीज, बेसिक नीड्स जो हैं वो हर पर्सन को इक्वली प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये क्या कहता है कि ऑल पीपल आर इंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट एंड परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशंस। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक तरीके के राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए कि वो अपने स्किल और टैलेंट्स को डेवलप कर सके और अपने गोल्स को परस्यू कर सके। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, दे मे हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड स्किल्स एंड मे गेट मोर और लेस सक्सेसफुल। वो उसके आगे की बात है कि हर लोगों के स्किल्स डिफरेंट होंगे, हर लोगों के टैलेंट्स डिफरेंट होंगे, हर लोगों की नीड्स डिफरेंट होंगी। तो उसके बाद वो कोई किसी चीज में कितना सक्सेसफुल होता है वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक गुड्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सेफ हाउसिंग, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल।
ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटीज की कमी से कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, वो उनकी मर्जी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज का। अब नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या है? दोज दैट अराइज बिटवीन पीपल ड्यू टू देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट। के किसी पर्सन की कैपेबिलिटी कैसी हो सकती है, फिजिकल कैपेबिलिटी या मेंटल कैपेबिलिटी, और किसी पर्सन का टैलेंट अलग अलग होगा डिफरेंट लोगों का। तो ये कैपेबिलिटीज और टैलेंट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज है उनको नेचुरल इनइक्वालिटीज बोला जाता है, कि ये नेचुरली लोगों में इनइक्वालिटीज होंगी ही। उसके बाद दूसरी है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। These are created by society as a consequence of inequality of opportunity or exploitation of some groups in society by others। ठीक है, कि ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज जो हैं वो नेचुरली बर्थ के साथ नहीं होती, उनको सोसाइटी क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है सोसाइटी उन इनइक्वालिटीज को? इनइक्वालिटीज अपॉर्चुनिटी ना देकर। ठीक है, जैसे क्या था, अगर हम एशियंट इंडिया की बात करें तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत प्रोमिनेंट था कुछ समय पर। तो जो लोअर या लोएस्ट कास्ट के जो लोग थे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी ये हायर कास्ट पीपल के कंपैरिजन में। ठीक है, या अगर हम ये इसकी बात करें, कॉलोनाइजेशन की बात करें, तो क्या था कि जैसे जहाँ पे रहने वाले जो ब्रिटिश लोग थे वो नेटिव इंडियंस की बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, और उनको अपने आप से सोशली इंफीरियर मानते थे। तो इस तरह की जो सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है, सोसाइटी में ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रेस, कलर, जेंडर। ठीक है, जब हमारी सोसाइटी ही डिफरेंट कास्ट, रेस, कलर या जेंडर के बेसिस पे लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, उसको हम सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज बोलेंगे। जैसे क्या है, साउथ अफ्रीका की बात करें या अभी अमेरिका में भी जो हो रहा है उसकी बात करें, कलर के बेसिस पे लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, ब्लैक्स एंड वाइट आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, या जेंडर के बेसिस में बहुत जगह पे ऐसा था कि फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हैं। पर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टिंक्शन होता है नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशली बेस्ड इनइक्वालिटीज का, ये इतना क्लियर नहीं होता। जैसे क्या है, सदियों से क्या हो रहा था, विमेन वर कंसिडर्ड वीकर सेक्स। विमेन को वीकर सेक्स या टिमिड या लेसर इंटेलिजेंट बोल के उनको जो मेल पॉपुलेशन है उसके बराबर के राइट्स नहीं दिए जाते थे। ठीक है, और ये बोला जाता था कि ये वो वीकर सेक्स हैं, ये उनकी नेचुरल इनइक्वालिटीज है, इसी के बेसिस पर हम उन्हें लेसर राइट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी तो सोशल इनइक्वालिटी, पर उसको नेचुरल बताकर वुमेन को जो लेसर राइट्स हैं उनको जस्टिफाई किया जाता था। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, जो ब्लैक रेजिडेंट्स ऑफ अफ्रीका हैं, दे वर कंसिडर्ड बाय देयर कॉलोनियल मास्टर्स एज हैविंग लेसर इंटेलिजेंस। ठीक है, कि जो ये थे मतलब अफ्रीका में जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, यूरोपियंस थे, वो कहते थे कि यहाँ की जो नेटिव ब्लैक पॉपुलेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, और ये सिर्फ मैनुअल काम करते हैं अच्छे से, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह म्यूजिक इसमें अच्छे हैं, इसीलिए हम इनको सिर्फ मैनुअल काम दे रहे हैं और ज़्यादा पैसों वाला, ऊंची पदवी वाला काम हम अपने लिए रख रहे हैं। और इसी बिलीफ को उन्होंने क्या किया, यूज किया टू जस्टिफाई स्लेवरी। ठीक है, कि हम तो भी, ये तो नेचुरल इनइक्वालिटी है, हम इनको इसलिए स्लेव बना के रख रहे हैं क्योंकि दे हैव लेसर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या है, शो किया जा रहा है ये नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं, पर क्या है, असल में ये सोशली बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए एक और बात है, जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि लोगों के बीच जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं आजकल वो भी ऐसा नहीं है कि अनऑल्टरेबल हो गए हैं, कि चेंज नहीं किया जा सकते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज helped many disabled people to achieve which was considered difficult for them। जैसे अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें तो क्या है, उनकी जैसे मूवमेंट बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने जो साइंस में अचीव किया है वो मतलब बहुत कम लोगों ने अचीव किया है। तो क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो अपना मिनिमम मूवमेंट जो चाहिए वो कर रहे थे। ठीक है, तो क्या है, जो नेचुरल डिफरेंसेस भी हैं वो भी टेक्नोलॉजी ने आजकल ऑल्टरेबल, चेंजेबल बना दिए हैं।
इसलिए जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको हम नेचुरल या सोशल बेस्ड डिस्टिंक्शन के बेसिस पे असेस नहीं करेंगे। जो आजकल के थ्योरिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमको ये दो डिफरेंसेस लेने चाहिए। फर्स्ट है इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ आवर चॉइसेस, कि हमने अपनी चॉइस से, कि मैंने सिंगर बनने का निर्णय लिया, किसी ने डांसर बनने का निर्णय लिया, किसी ने सिविल सर्वेंट बनने का निर्णय लिया, तो उस बेसिस पे जो हम पे इनइक्वालिटीज होंगी वो क्या होंगी, आउट ऑफ आवर ओन चॉइसेस। कि एक कैटेगरी तो ये बनाओ कि इनइक्वालिटीज राइज हो रही हैं बंदे की खुद की चॉइस की वजह से, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है इनइक्वालिटीज ऑपरेटिंग ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली और सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन इज बॉर्न, कि इसीलिए दो पर्सन इक्वल हैं क्योंकि वो उनके सर्कमस्टांस बहुत डिफरेंट थे। कि एक पर्सन बहुत पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है उसका, और एक पर्सन का बर्थ बहुत रिच फैमिली में हुआ है। तो जो थ्योरिस्ट है वो ये बोलते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी है, जैसे इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच ए पर्सन इज बॉर्न, इनको हमने मिनिमाइज करना है। कैसे? बेसिक अपॉर्चुनिटीज देके सबको। अब हम इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? लॉज के, कानूनों के बेसिस पे सबको सेम राइट्स देना। जैसे क्या है हमारे इंडिया में, क्या कॉन्सेप्ट है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं अपने कास्ट के, रेस, जेंडर एटसेट्रा, रिलीजन किसी को भी फॉलो करते हो, वो लॉ के सामने बराबर हैं। जो कानून है वो सबको एक तरीके से लागू होगा, ठीक है। तो क्या है ये? पॉलिटिकल इक्वालिटी की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, क्या था कि बहुत सारे, हमने तो जैसे आज़ादी के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कर दिया कि सभी 18 साल से ऊपर के जितने भी पर्सन होंगे उनको वोटिंग का अधिकार होगा। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में क्या था, फीमेल जो थी उनको वोटिंग का अधिकार बहुत लेट मिला है। तो क्या है, उस केस में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या कहता है? ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, के जितने भी स्टेट के मेंबर्स हैं उनको इक्वल सिटीजनशिप दो, ठीक है। कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ठीक है। और ये सब राइट्स जो हैं, ये लीगल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी किए हुए हैं सभी रेजिडेंट्स को, कि जितनी भी फ्रीडम है वो सबको इक्वल तरीके से अवेलेबल होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रेस एंड रिलीजन, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब लॉज के सामने, कानून के सामने सबको इक्वालिटी देने के बाद भी क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में देखें तो कानून के सामने तो हम सब लोग इक्वल हैं, तो क्या इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लॉज के सामने कानूनी लीगल इक्वालिटी हम दे भी देते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं ड्यू टू डिफरेंट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तब रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी के डिफरेंस की वजह से इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर इसलिए सभी लोग, थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या चीज देखने वाली है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, it may not be sufficient to build an egalitarian society, but it is an important component of it। कि चाहे पॉलिटिकल इक्वालिटी है जो है कि कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी सिटीजन्स की समानता का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सफिशिएंट ना हो एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, कि इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है जैसे हम अपने ही सोसाइटी में देखें, लेकिन क्या है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ज़रूर है, ठीक है। कि अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी ही नहीं होगी फिर तो इक्वालिटी की हम बात ही करना छोड़ दें। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो है सोशल इक्वालिटी, ठीक है। जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है उसको हमें सोशल इक्वालिटी से सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, सोशल इक्वालिटी में हमने क्या करना है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप्स को लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको हमने फेयर एंड इक्वल चांस देना है टू कम्पीट फॉर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कि जितने भी ग्रुप्स या कम्युनिटीज को लोग बिलोंग कर रहे हैं सबको हमने एक फेयर चांस देना है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और फेयर चांस हम कैसे देंगे?
we need to minimize the effect of social and economic inequalities. सबको फेयर चांस देने के लिए क्या करना होगा, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना होगा एंड गारंटी एवरीवन सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ की कुछ मिनिमम कंडीशन हर पर्सन को गारंटी करनी होगी, जैसे गुड हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन, एडिक्वेट नरिशमेंट एंड मिनिमम वेज। ठीक है, कि ये मिनिमम कंडीशंस है कुछ जो हम सबको गारंटी करेंगे, किस लिए, ताकि वो एटलीस्ट सबको एक फेयर चांस मिल सके compete करने का। स्टूडेंट्स, अब सोशल इनइक्वालिटीज कैसी हैं, जैसे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हमने देखा कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज। अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, पर पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी और सोसाइटल लेवल पे डिफरेंट कास्ट्स को के बीच में इनइक्वालिटीज बहुत थी। जो लोअर कास्ट थी उनको कई बार मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ मिल नहीं पाती थी, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी हमें कम करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जो कोई मजदूर है वो अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेज पाए। ठीक है, तो सबको मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ देनी पड़ेगी। इसमें ऑथर ये लिखता है कि वेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डजंट एग्जिस्ट, कि जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ए ह्यूज पूल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट गोज वेस्ट। कि जब अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी नहीं होती तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट वेस्ट जाता है। कि अगर हम किसी मजदूर के बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, अब क्या है, हमारे फ्री एजुकेशन है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, और स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाता है, लेकिन क्या है, अगर उनके पास ये मिड डे मील की प्रोविजन ना हो या फ्री स्कूल एजुकेशन ना हो तो क्या होगा, हम उनको, इसका मतलब ये होगा कि पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे, अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका, जब उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा तो उनका टैलेंट वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, ये तो था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से लोगों में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या है कि बहुत बार क्या होता है, सोसाइटी के कस्टम्स भी ऐसे होते हैं जो डिफरेंस को प्रमोट करते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या था, विमेन मे नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स इन इनहेरिटेंस और सोशल प्रोहिबिशन रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट्स इन सर्टेन एक्टिविटीज। कुछ समय पहले तक क्या था कि विमेन के पास इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, तो अब चाहे लीगली विमेन के पास इनहेरिटेंस का राइट है, लेकिन फिर भी सोसाइटल लेवल पे इसको मतलब जो प्रॉपर्टी है ज़्यादा वो सन के पास ही जाती है। और क्या होता है कि कई जगह पर सोशल प्रोहिबिशन होता है कि फीमेल्स जो थी वो बहुत सारे सोसाइटल लेवल के फंक्शंस पे, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि अर्ली मैरिज या किसी और वजह से उनको हायर एजुकेशन से भी डिस्करेज किया जाता था। ठीक है, ये इन्होंने, ऑथर ने एक ये डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटीज़ जो हैं उनके ग्रेजुएट्स की तुलना की है, ग्रेजुएट्स पर 1000 पर्सन्स, ये देखने के लिए कि क्या इंडिया में कास्ट या कम्युनिटी बेस्ड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो ये डाटा है स्टूडेंट्स, 2000 का डाटा है NSSO का। 1000 पॉपुलेशन की 1000 शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में ग्रेजुएट्स की वैल्यू सिर्फ 47 थी उस टाइम। ठीक है, और मुस्लिम ग्रेजुएट्स की वैल्यू 61 थी, हिंदू, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो थी 86, ठीक है, क्रिश्चियन 237, सिक्स 250, हिंदू एंड अपर कास्ट 253। तो इससे हमें पूरा सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी देखने के बाद नेक्स्ट डायमेंशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, इफ देयर, अगर क्या हो कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इनकम का, ठीक है, और बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करते हो, तो उसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, हमारी आज की सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, के सबके पास सेम ही पैसा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ वर्क है, तो अलग अलग स्टेटस, अलग अलग पैसा मिलेगा अपनी अपनी जॉब के हिसाब से। लेकिन अगर सबको बाय चांस सेम अमाउंट मिलता भी हो तो लोगों की सेविंग हैबिट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो
क्या है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो ये ट्राई करती हैं कि सभी रेजिडेंट्स को एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, so that those who have talent and determination can improve their condition, कि आप बेसिक अपॉर्चुनिटीज जरूर दो ताकि जिसके पास डिटर्मिनेशन है वो कंडीशन इंप्रूव कर सके। अब entrenched inequalities क्या होती हैं? Those which have remained same over generations and are dangerous for societies. Entrenched होती हैं deep rooted inequalities, ठीक है। तो जैसे क्या है कि सदियों से जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, तो ये जो इनइक्वालिटीज थी ये डीपली रूटेड एंट्रेंच हो चुकी थी हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और ऐसी जो इंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज होती हैं कि एक पर्सन बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे बाहर ना निकल सके, वो किसी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। कि ऑथर बोल रहा है कि कुछ क्लासेस के पास तो बहुत वेल्थ एंड पावर था, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो सदियों से पुअर चले आ रही हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, इट में गिव राइज टू रिजेंटमेंट एंड वायलेंस, ठीक है। और क्या होता है कि एक तो जो लोअर स्टेट है उसमें रिजेंटमेंट आ जाता है, वायलेंस पे उतर सकता है वो। और जो वेल्दी लोग होते हैं कई बार उनके पास पावर भी इतनी होती है कि जो स्टेट्स हैं वो भी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकती और उसे ओपन नहीं बना सकती, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट की बात की गई है। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जो ये बोलता है कि मेल विमेन और मैन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। फेमिनिस्ट जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज हैं मतलब उनका कुछ मतलब नहीं है और उनको रिमूव करके विमेन और मैन को इक्वल एंड फ्री लाइफ जीने का हक होना चाहिए, ठीक है। फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है पैट्रियार्की की डेफिनेशन। पैट्रियार्की होता है एक सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, ऐसा सिस्टम सोसाइटी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे और कल्चर के लेवल पे कि जिसमें मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और मेन के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू विमेन, ठीक है। तो इसमें ये भी बात की गई है कि कैसे जो फीमेल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्राइवेट डोमेन तक सीमित है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी बहुत काम किया है और बहुत बार क्या होता है कि वो बाहर काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं, तो दोनों चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ी है। आगे हम देखते हैं मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसका कॉज है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ऑयल, लैंड एंड फॉरेस्ट, कि जो जितनी प्रॉपर्टी है या तेल है, लैंड, फॉरेस्ट ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनकी प्राइवेट ओनरशिप की वजह से सारी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वो ओनर्स हो जाते हैं वेल्दी, ठीक है। इट मेक्स द ओनर्स वेल्दी। और मार्क्सिज्म ये मानता है कि जब किसी के पास वेल्थ आती है, पैसा आता है, तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, ठीक है। पैसे वाले तो वो हैं ही, पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई, तो क्या करते हैं वो स्टेट को ऐसी पॉलिसीज प्रो पुअर या प्रो मार्जिनलाइज्ड पॉलिसीज बनाने ही नहीं देते, वो स्टेट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उनको अपने अकॉर्डिंग, वेल्दी लोगों के अकॉर्डिंग बनती हैं फिर, ठीक है। तो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म क्या बिलीव करता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं, पैसे की इनइक्वालिटीज जो हैं, दे गिव राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज ऑल्सो, ठीक है। तो मार्क्सिज्म का ये कहना है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देनी आवश्यक नहीं है, हमें क्या करना होगा, पब्लिक कंट्रोल भी रखना होगा प्रॉपर्टी और एसेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, एसेंशियल रिसोर्सेज पब्लिक ओन्ड होनी चाहिए। जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इसके ऑपोजिट है, वो ये बोलता है कि सब कुछ अपने हाथ में रखकर गवर्नमेंट रखेगी और सबको सेम हम प्रोवाइड करके करेंगे, सेम रिसोर्सेज, सेम मनी एक्सेट्रा। तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। लिबरलिज्म का ये कहना होता है कि कंपटीशन इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स इन सोसाइटी, ठीक है। कि जितने आपने रिसोर्सेज और रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं वो कंपटीशन के बेसिस पे करो, कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, जो जितना कैपेबल होगा उतना ले जाएगा, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि अगर हम कंपटीशन को ओपन एंड फ्री रखेंगे, ठीक है,
फ्री कंपटीशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि इनइक्वालिटीज इंट्रेंच नहीं होंगी, डीप रूटेड नहीं होंगी। इनइक्वालिटीज तो होंगी ही, क्योंकि वो तो पर्सन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन फ्री कंपटीशन रखेंगे तो इंट्रेंच नहीं होंगी। ठीक है, ये इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसे सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट ये बिलीव करते थे कि जितनी भी सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हैं वो सारी स्टेम करती हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से, कि पैसे का जो डिफरेंस है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, उसी से ही आगे पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज आ रही हैं, उसी से ही आगे सोशल इनइक्वालिटीज आ रही हैं। लेकिन लिबरलिज्म ये बिलीव करता है कि ये तीनों डोमेन्स डिफरेंट हैं और इनको अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि हम इक्वालिटी सोसाइटी में कैसे प्रमोट करें, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें कानून के सामने सबको बराबर बनाना पड़ेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में हम बाकी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर एंड ब्रिंगिंग इक्वालिटी इज एंडिंग फॉर्मल सिस्टम ऑफ अनइक्वालिटी। कि लॉज के बेसिस पे लोगों में ये नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे मतलब ये अरेबियन कंट्रीज भी हैं जिनमें अभी रिसेंटली लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है, फीमेल्स को। ठीक है, तो क्या था, पहले उनमें फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था। फिर क्या था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज आर प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स and legal systems that prohibit some sections of society from enjoying certain opportunities and rewards। कि क्या होता है, बहुत बार जो inequalities हैं उनको कस्टम और लीगल सिस्टम्स ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि ये तो हमारे कस्टम में ही है, हम उन लोगों को ये राइट नहीं देंगे, हम इस सेक्शन को ये राइट नहीं देंगे। तो लीगल सिस्टम्स ही इनइक्वालिटीज को प्रोटेक्ट करके बैठी हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, पुअर वर नॉट ग्रांटेड राइट टू वोट इन मैनी कंट्रीज। जो फीमेल्स थी बहुत सारे कंट्रीज में वो सभी प्रोफेशंस को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, या क्या था, लोअर कास्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये क्या है कि कस्टम बेस्ड या लीगल बेस्ड इनइक्वालिटी ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्या करती है, वो ये कहता है कि ऐसी सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म कर दिया है। इट हैज प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ। इट हैज ऑल्सो अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मल इक्वालिटी ला चुके हैं। सेकेंड जो है कि लॉ के बेसिस पे तो हमने इक्वालिटी ले आए, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। के हमको लेकर तो इक्वालिटी आनी है। स्टूडेंट्स देखो ये कितना इंटरेस्टिंग टॉप कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी लाने के लिए भी हमें लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, कि लानी तो इक्वालिटी है लेकिन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इक्वालिटी लाने के लिए। समटाइम्स वी नीड टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली सो दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोगों को कैसे डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकें। इसका इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन है, ही शी कैन जस्टिफाइबली डिमांड रैम्प्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, कि जो डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स हैं वो रैम्प्स की डिमांड कर सकते हैं कि वो भी पब्लिक स्पेसेस को वैसे ही असेस कर सकें जैसे बाकी लोग असेस करते हैं। तो इसलिए क्या है, उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो दी जा रही है, पर ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वो ये पब्लिक स्पेसेस का असेस उनके लिए संभव नहीं था। वैसे ही जो विमेन वर्किंग एट कॉल सेंटर्स हैं, जो और टाइमिंग्स पे काम करती हैं, तो दे में ऑल्सो डिमांड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नाइट जर्नी। दीज थिंग्स शुड नॉट बी सीन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वालिटी बट रेदर एज एनहांसमेंट ऑफ इक्वालिटी। ऑथर ये बोलता है कि ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको हमें एनहांसमेंट ऑफ इक्वालिटी की तरह देखना होगा। उसके बाद इसका जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो है रिजर्वेशन। जो इतने टाइम से ये इनके साथ कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी,
उसको एंड करने के लिए और उनको बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन की पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन के जो स्टेट है वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले, खुद की तरफ से कुछ मेजर्स ले, जिससे जो डीप रूटेड इनइक्वालिटीज हैं वो एंड हो सकें। जैसे क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए कोटास और रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी गई है और उनको स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल, स्पेशल कंसिडरेशन दी जाती हैं एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में। ठीक है, लेकिन क्या है, इस बात को लेकर, रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर या कोटा सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट भी चलती रहती है। ठीक है, जो लोग इसका डिफेंस करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हाँ रिजर्वेशन नेसेसरी था, उनका ये कहना है कि दीज कम्युनिटीज हैव सफर्ड एंड डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि बहुत सालों तक इन कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक ही वो बाकी जिन लोगों के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज रही हैं, जिन कम्युनिटीज के साथ के पास, कि ये वाली कम्युनिटीज उनके साथ प्रॉपरली compete कर पाए ऑन इक्वल टर्म्स। ठीक है, कि अपनी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये उनके साथ compete नहीं कर सकते, तो उनको स्पेशल असिस्टेंस देना जरूरी है। लेकिन ये जो स्पेशल असिस्टेंस है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्परेरी और टाइम बाउंड। ठीक है, कि ताकि इट इनेबल्स देम टू ओवरकम एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस, कि ये जो स्पेशल असिस्टेंस है ये उनको टेम्परेरी बेसिस पे ही दी जाएगी, ताकि जो उनके साथ पहले डिसएडवांटेजेस हुई हैं उसको ओवरकम किया जा सके और ये लोग इक्वल टर्म्स में compete कर सके। ठीक है, लेकिन जो लोग इसके ऑपोजिट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, ये वो बोलते हैं कि अगर हम लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे तो ये कभी भी इक्वालिटी नहीं लेकर आएगा। ठीक है, उनका ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है इट इज ए फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, कि रिजर्वेशन खुद एक तरह की रिवर्स तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ही है और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, कि जब हम रिजर्वेशन भी देते हैं, वी मेक डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर। ठीक है, कि रिजर्वेशन जब देते टाइम तब भी तो वो जो डिस्टिंक्शन है वो हाईलाइट होता है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्टिंक्शन है या कलर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन है, और इस वजह से क्या है कि कास्ट और रेशियल प्रेजुडिस जो हैं, ठीक है, वो रीइंफोर्स हो सकते हैं। कास्ट और रेशियल प्रॉब्लम्स जो हैं, थिंकिंग जो है वो रीइंफोर्स हो सकती है। तो ये थ्योरिस्ट कहते हैं कि जितनी भी इस तरीके की सोशल डिस्टिंक्शंस हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की वजह से क्यों ना हो, सबको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन क्या है कि बहुत बार जब लिमिटेड सीट्स के लिए कंपटीशन होता है तो ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो हैं ये कई बार बाकी लोगों के साथ compete नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, कि इक्वालिटी को देखते हुए हमें इस बात में डिस्टिंग्विश करना होगा। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन treating everyone in identical manner and treating everyone as equal, कि क्या इन दो बातों को अलग अलग रखना होगा, कि treating everyone in identical manner, कि सबको हम एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो फार्मर है या कोई भी। और दूसरा है treating everyone as equal, जो ये कॉन्सेप्ट है treating everyone as equal, on some occasions it requires differential treatment to promote equality। ठीक है, कि जब हम सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है तो कई बार क्या होगा, डिफरेंशियल ग्रुप्स जो हैं उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी देना होगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, लेकिन ये इक्वालिटी को प्रमोट ही करेगा, उसको हिंडर नहीं करेगा। लेकिन ये सब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हुए हमको केयरफुल रिफ्लेक्शन भी करना पड़ेगा कि क्या इसमें इक्वालिटी में हेल्प हो रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच।